नमस्कार। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अगले क्रम में आज हम अध्याय 4 की बात करेंगे। अध्याय 4 का टाइटल है आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और निकट भविष्य में आप सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं तो इस अध्याय के नोट्स PDF फाइल के रूप में प्राप्त करने के लिए इस अध्याय के अंत में दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें और उस मैसेज पे अगर आपने उस नंबर पे आपने पहले मैसेज नहीं किया है और पहली बार आप मैसेज करें तो अपना नाम, अपने शहर का नाम और CDP नोट्स चैप्टर 1, 2, 3 जो भी आप चाहें आप मुझे मैसेज कर दें। अगर आपने पहले से मुझे मैसेज किया है तो मैं आपका नंबर सेव कर चुका हूँ, तो आपको बार बार अपना नाम लिखकर भेजने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विद्यार्थी बार बार अपना नाम लिख के भेज रहे हैं, वो ऐसा ना करें। अगर उन्होंने एक बार अपना नाम और शहर का नाम लिख के भेज दिया है तो मैं उनका कॉन्टैक्ट वहाँ सेव कर चुका हूँ, तो उन्हें केवल अध्याय का नाम लिख के भेजना है और उसके नोट्स के लिए कहना है। बाकी के अगर पहली बार आप मैसेज कर रहे हैं तो आप अपना नाम और अपने शहर का नाम और किस चैप्टर के आपको नोट चाहिए वो मुझे मैसेज कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अध्याय 4 आनुवांशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव। देखिएगा, इससे पहला का हमारा जो चैप्टर में टाइटल था बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत हमने बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के साथ साथ पर्यावरण और आनुवांशिकता भी महत्वपूर्ण कारण होते हैं। अब उन्हीं दोनों के ऊपर एक अलग से चैप्टर दिया गया है। सीटेट के सिलेबस, यूपीटेट के सिलेबस, अन्य सभी राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के सिलेबस में ये चैप्टर दिया होता है और इससे कई दफ़ा अच्छे सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आनुवांशिकता की, जिसको वंशानुक्रम या इंग्लिश में हेरिडिटी कहा जाता है। देखिए, आनुवांशिकता का अर्थ क्या है। माँ बाप से जो गुण संतान में जाते हैं, अर्थात जब माँ के घर में बच्चे का शुरुआत होती है तो उसका धीरे धीरे विकास होना शुरू हो जाता है। अब विकास के साथ साथ माँ और बाप दोनों के गुणसूत्रों के माध्यम से माँ बाप दोनों के गुण उस बच्चे में आते हैं। तो माँ बाप के गुण संतान में आए, इस प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण। तो सीधी सी बात है कि माँ बाप के बाद अगली पीढ़ी, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण, यानी कि गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना, अर्थात माँ बाप से संतानों में गुणों का हस्तांतरण ही आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहलाता है। देख, किन गुणों की बात हो रही है, कौन से गुण आएंगे? तो मुख्यतः 2 गुणों की बात होती है, शारीरिक गुण और मानसिक गुण। शारीरिक गुण का अर्थ क्या है कि माँ बाप की लंबाई, शरीर की बनावट, आँखों, बालों या त्वचा का रंग इत्यादि। तो आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी बालक को देखते हैं और उसके माँ बाप को देखते हैं तो आपको देख कर लगता है कि हाँ, इस बालक के लंबाई, शरीर की बनावट, आँखों, बालों, त्वचा के रंग में से काफ़ी चीज़ें उसके माँ बाप से मिलती हैं। यही आनुवांशिकता है। और आनुवंशिकता के अंतर्गत कुछ मानसिक गुण भी संतान में माँ बाप से आते हैं। मानसिक गुण जैसे बुद्धि, आपने देखा होगा कि बच्चों की जो बुद्धि होती है वो लगभग अपने माँ बाप जैसी होती है, या उनके सोचने का तरीका, चिंतन का पैटर्न, या समस्या समाधान की शक्ति या समस्या समाधान का तरीका। तो ये आनुवंशिकता के अंतर्गत जो गुणों का हस्तांतरण होता है उसके अंतर्गत 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो माँ बाप से संतान में हस्तांतरित अर्थात ट्रांसफ़र होते हैं, शारीरिक गुण और मानसिक गुण। अब देखिएगा, आनुवंशिकता के संबंध में आपने ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम सुना होगा। तो ग्रेगर जॉन मेंडल एक वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक थे। उन्होंने मटर के दानों के ऊपर बहुत प्रयोग किए थे और आनुवंशिकता के नियमों को सबसे पहले उन्होंने बहुत अच्छे तरह से समझाया था। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। और कई दफ़ा पूछा जाता है, 1-2 बार मैंने खुद प्रश्न देखा है कि टेट परीक्षाओं में, चाहे वो सीटेट हो या किसी राज्य का टेट हो, ये सवाल पूछा गया है कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। और उन्होंने किस पे अपना प्रयोग किया? मटर के दानों पर। अगर ऑप्शन में मटर के दाने नहीं है तो सफ़ेद चूहों पर भी उन्होंने प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल को, या केवल मेंडल नाम आता है तो मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अब देखिएगा, आनुवंशिकी के संबंध में आपके समक्ष 2 कथन लिखे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। पहला कथन है, एक भारतीय मनोवैज्ञानिक है BN झा। BN झा ने कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है।
व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का। सही बात है कि बालक का जैसे ही जन्म होता है, जन्म से पहले बालक कहाँ रहता है? गर्भ में। और गर्भावस्था में माँ बाप के गुणसूत्रों के माध्यम से जो गुण उसके अंदर आए हैं, चाहे वो शारीरिक हों चाहे मानसिक हों, उन सभी गुणों का जो पूर्ण योग है वही क्या है? वंशानुक्रम है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। कथन किसका है? बी.एन. झा का। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, आप इसको ध्यान से याद रखें। अगला एक और कथन है वुडवर्थ का, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वुडवर्थ का कथन है, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से जो विशेषताएं प्राप्त करता है, विशेषताएं हम इसे गुण कह सकते हैं, जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। वही बात जो बी.एन. झा ने कही है शब्दों के फेर के साथ वुडवर्थ ने कही है कि कोई व्यक्ति जब उसका जन्म होता है और जो विशेषताएं वो जन्म के बाद अपने अंदर लेके आता है, उन विशेषताओं को हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं और उन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने एक स्टेटमेंट और दिया है। थॉर्नडाइक ने कहा है कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण आनुवांशिकता है। थॉर्नडाइक के अनुसार बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण आनुवांशिकता है। ये स्टेटमेंट किसका है? थॉर्नडाइक का है। तो अब आप समझ गए होंगे आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकता के अंतर्गत किन गुणों की बात होती है। इसके अलावा दो कथन आपने देखे बी.एन. झा और वुडवर्थ के, इसके अलावा थॉर्नडाइक कथन देखा और आपने देखा ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग किए और आनुवांशिकता के कई सारे नियमों की सफल व्याख्या की। अब देखिए समझते हैं वातावरण या पर्यावरण। देखिएगा पर्यावरण की जब भी बात करते हैं तो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि मतलब हमारे चारों ओर और आवरण का मतलब घेरा, यानी कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है उस सबको कंप्लीट रूप से, उस सबको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। अब देखिएगा हमारे चारों ओर दो तरह की चीज़ें हैं, या तो पर्यावरण भौतिक है या पर्यावरण सामाजिक है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की भौगोलिक दशाएं, वहाँ का तापमान, वहाँ की आर्द्रता या वहाँ की और भौगोलिक दशाएं कि हम मैदानों में रहते हैं या रेगिस्तान में रहते हैं या पहाड़ों पर रहते हैं, ये सब मिलकर बनाती है भौतिक पर्यावरण। और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं, भारत के किस राज्य में रहते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी खान पान की आदत कैसी है, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, उनकी क्या परंपराएं हैं, इन सब के समस्त योग को हम सामाजिक वातावरण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बालक के विकास पर आनुवांशिकता का एक महत्वपूर्ण योगदान है और इसी तरह से बालक के विकास में पर्यावरण का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यावरण दो प्रकार का, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण, जिसको हम वातावरण भी कह सकते हैं। अब देखेंगे पर्यावरण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास पर प्रभाव के संबंध में एक मनोवैज्ञानिक हुए फ्रेंच बोन्स ने एक स्टडी की और स्टडी में उन्होंने बताया कि शारीरिक विकास पर आनुवांशिकता का प्रभाव तो होता ही है। क्या आपने देखा होगा कि अगर आप चीन जाएं तो चीन के लोगों के बच्चे उन जैसे ही मिलते हैं, लेकिन उन्होंने बताया, फ्रेंच बोन्स ने बताया कि आनुवांशिकता के प्रभाव के अतिरिक्त शरीर की बनावट के ऊपर पर्यावरण का भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और यह बात उन्होंने कैसे सिद्ध की? उन जापानी और यहूदियों के बारे में उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि जो जापानी और यहूदी आप समझते होंगे, इजराइल एक देश है जहां सभी यहूदी पाए जाते हैं और जापान एक आप जानते हैं महाशक्ति है। आपने देखा होगा जापान के लोगों की शक्ल थोड़ी सी अलग होती है, थोड़े से चाइना जैसे होते हैं, और यहूदी भी थोड़े से अलग होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं। तो उन्होंने बताया फ्रेंच बोन्स ने, जो जापानी और यहूदी बहुत लंबे समय से, कई पीढ़ियों से अमेरिका में रह रहे हैं। अब अमेरिका में रह रहे हैं तो उनकी भौगोलिक दशाएं चेंज हो गई, उनका वातावरण चेंज हो गया। तो अब वो जापानी कई पीढ़ियों पहले आए थे, अब उनकी जो संतानें हैं उनका रंग रूप सब कैसा हो गया है? अमेरिकी लोगों जैसा हो गया है। तो इससे उन्होंने सिद्ध किया कि शरीर के विकास पर भी पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगला देखेंगे पर्यावरण का मानसिक विकास पर प्रभाव। तो देखेंगे एक मनोवैज्ञानिक है गोर्डन ने एक स्टडी की। उन्होंने स्टडी किस पे की? कुछ बच्चों पे जो स्लम में रहते थे, स्लम कहते हैं झोपड़पट्टी से, ठीक है ना, और कुछ बच्चे जो शहर में रहते थे उन पे अध्ययन करके उन्होंने बताया जो बच्चे स्लम में रहते हैं उनका मानसिक विकास
उतनी तीव्र गति से नहीं हुआ जितना उन बच्चों का, यहाँ शहर के बच्चों का मतलब है कि ऐसे बच्चे जिनको अच्छा माहौल मिला, जिनकी अच्छी भौगोलिक दशाएं थी, जिनको अच्छा खान पान मिला, जिनके आसपास लोग अच्छे थे, वहाँ की संस्कृति थोड़ी सी समृद्ध थी, तो ऐसे बच्चे जो अच्छे माहौल में थे उनका मानसिक विकास अच्छा था, तेज़ी से हुआ था। और जो बच्चे स्लम में या ऐसे एरिया में थे जो एरिया ज़्यादा समृद्ध नहीं है, ज़्यादा विकसित नहीं है, तो उनका मानसिक विकास भी कम हुआ। अर्थात पर्यावरण का मानसिक विकास पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जितना अच्छा आपका वातावरण या पर्यावरण होगा, मानसिक विकास ही बालक का उतना अच्छा होगा। देखिएगा अगला है प्रजाति की श्रेष्ठता पर पर्यावरण का प्रभाव। प्रजाति की श्रेष्ठता, ध्यान रखिएगा, एक मनोवैज्ञानिक हुए क्लार्क, उन्होंने अध्ययन किया अमेरिका के वो लोग जो गोरे हैं, और अमेरिका में आपने देखा होगा काले लोगों को नीग्रो कहा जाता है, एक प्रजाति होती है नीग्रो। तो उन्होंने बताया है कि जो नीग्रो प्रजाति है, वो नीग्रो प्रजाति इस वजह से बैकवर्ड नहीं है कि उनकी आनुवंशिकता में कोई कमी है, वो प्रजाति इसलिए थोड़ी सी बैकवर्ड है कि उनको उस लेवल का माहौल नहीं मिला, उतना उचित पर्यावरण नहीं मिला जितना अच्छा पर्यावरण और वातावरण गोरे अमेरिकियों को मिलता है। इससे उन्होंने सिद्ध किया कि प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी किसका प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा अपने भारत में एक बड़ा वर्ग पिछड़ों के रूप में जाना जाता है, और ऐसे बच्चे जो बहुत पिछड़े माहौल से आते हैं और उनको सही माहौल मिलता है तो वो भी बहुत तेज़ी से तरक्की कर जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने एक मूवी देखी होगी सुपर 30, अभी कुछ दिन पहले मूवी आई थी ऋतिक रोशन की सुपर 30, और वो बिहार के एक शिक्षक हैं आनंद कुमार, उनकी जीवन बनाई गई है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से ऐसे बच्चे जिनके पास संसाधन नहीं थे उनको आनंद कुमार ने पढ़ाया, और वो आज IIT क्वालिफाई करने के बाद देश विदेश में बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियों में ऊंचे पदों पर तैनात हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ किसकी वजह से? उनके वातावरण को चेंज करने की वजह से। अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे आनंद कुमार का फेसबुक पेज है, अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप उन्हें ज्वाइन कीजिए, आप सर्च करेंगे आनंद कुमार तो आपको मिल जाएंगे, उनको आप फॉलो करिएगा। वो डेली, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, चूँकि मैं भी फेसबुक पे हूँ, और मैं उनको लगभग 15 दिनों से देख रहा हूँ कि लगभग एक दिन में या 2 दिन में वो एक स्टोरी डालते हैं। स्टोरी के साथ 2 फोटो होते हैं। उस स्टोरी में एक बालक की कहानी होती है कि ये बालक जब आनंद कुमार के पास आया तब कैसा दिखता था, क्या इसका स्टैंडर्ड था, और अब जब आनंद कुमार से स्टडी करने के बाद जब वो IIT की या किसी अच्छे कॉलेज से उसने BTech या कुछ और किया और आज वो किस पद पे है। तो उन्होंने ये स्टोरी ये बताती है कि अगर हम बालक का हम वातावरण चेंज कर दें, वातावरण समृद्ध कर दें तो क्या होगा, उसका विकास अच्छे से हो जाएगा। तो प्रजाति की श्रेष्ठता, ऐसा नहीं है कि कोई आनुवंशिक रूप से ही अगर कोई व्यक्ति पिछड़ा है तो उसका बालक पिछड़ा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम बात करें कि अगर हम किसी भी पिछड़े व्यक्ति की संतान को अच्छा माहौल दें तो वो भी आगे जाके अच्छी तरक्की कर सकता है, अच्छा विकास कर सकता है। तो यही बात क्लार्क नामक मनोवैज्ञानिक ने अपने इस अध्ययन में बताया कि गोरे अमेरिकी थोड़े से समृद्ध हैं, थोड़े ज़्यादा विकसित हैं एज़ कम्पेयर टू नीग्रो प्रजाति के लोगों से। और इसकी वजह क्या है कि नीग्रो प्रजाति के लोगों को उतना अच्छा माहौल नहीं मिलता जितना अच्छा माहौल गोरे अमेरिकियों को मिलता है। आगे देखेंगे अगली बात, जुड़वा बच्चों के विकास पर भी वातावरण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। देखिएगा 3 मनोवैज्ञानिक हैं, न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगर। ये तीनों मनोवैज्ञानिकों ने एक संयुक्त प्रयास किया, एक स्टडी की, और उसमें उन्होंने क्या किया कि 20 जोड़ी जुड़वा बच्चे लिए, और 20 जोड़ी जुड़वा बच्चों में से हर एक जोड़े के एक बच्चे को उन्होंने रखा ऐसे एरिया में जो काफ़ी समृद्ध था, वहाँ की जलवायु काफ़ी अच्छी थी, मानव के अनुकूल थी, और वहाँ के आसपास के लोग भी पढ़े लिखे थे और सभ्य समाज का माहौल था। और उस प्रत्येक 20 में से प्रत्येक जोड़ी के एक बच्चे को उन्होंने ऐसे माहौल में रखा जहाँ भौतिक वातावरण भी मानव के अनुकूल नहीं था, और ना ही वहाँ के आसपास के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे या वहाँ के सभ्य समाज नहीं था। तो जब उन्होंने उन बच्चों को रखा और लंबे समय के बाद जब उनका अध्ययन किया तो पाया कि जिन बच्चों को अच्छे माहौल में रखा उनका विकास ज़्यादा अच्छा था, वो शारीरिक विकास में अच्छे थे, वो मानसिक विकास में अच्छे थे, उनकी भाषा अच्छी थी। और जो बच्चे, प्रत्येक जोड़ी के जो बच्चे ऐसे माहौल में थे जो अच्छा वातावरण नहीं था, उनका विकास उतना अच्छा नहीं हो पाया। तो आप याद रखिएगा, जुड़वा बच्चों के विकास पर भी पर्यावरण अर्थात वातावरण का एक निश्चित प्रभाव पड़ता है। देखिएगा यहाँ पे एक विशेष में मैंने आपको 2 फैक्ट लिखे हुए हैं। देखिए कई दफ़ा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बाल विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी आनुवंशिकता, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर सिर्फ पूछा हो निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं
तो आप दोनों पे टिक लगाएंगे। दोनों आएंगे कि विकास में महत्वपूर्ण कारक अगर पूछे गए हैं तो दोनों, यानी कि आनुवंशिकता भी और पर्यावरण भी। लेकिन अगर पूछे निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महत्वपूर्ण कारक है, अगर प्रमुख लगा दिया हो और किसी एक की बात कर रहा हो तो याद रखिएगा सबसे प्रमुख कारण वो वातावरण को माना गया है। हालांकि कुछ मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर और शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विकास में वातावरण का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है और ये सवाल कई बार आया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से आनुवंशिकता को हम क्या कहते हैं, प्रकृति, और पर्यावरण को तो आप जानते हैं क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से बालक के विकास पे किसका योगदान सबसे अधिक है और वहाँ आनुवंशिकता और पर्यावरण की जगह प्रकृति और पोषण लिखा हो, तो ध्यान रखिएगा प्रकृति का अर्थ यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से आनुवंशिकता और पर्यावरण की दृष्टि से पोषण होता है। तो हमने इस सेक्शन में देखा कि आनुवंशिकता क्या है, माता पिता या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुणों का हस्तांतरण होता है, गुण शारीरिक गुण या मानसिक गुण, उसको आनुवंशिकता कहते हैं। इसके अलावा आनुवंशिकी के जनक की बात की तो ग्रेगोर जैन मॉन्डल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इसके अलावा कई स्टेटमेंट आपने देखे, यहाँ आपने पर्यावरण को समझा। अब इसके दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो अब इस अध्याय के दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं जहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पहले सेक्शन में एक पॉइंट हमसे छूट गया था, जहाँ वंशानुक्रम के नियम की हमें बात करनी थी। चलिए उसको कर लेते हैं। पहले वंशानुक्रम के बारे में मैंने आपको बताया कि माता पिता से संतानों में जो गुण हस्तांतरित होते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण हस्तांतरित होते हैं उन्हें वंशानुक्रम कहा जाता है। वंशानुक्रम के कुछ नियम होते हैं जिनमें 3 नियम बहुत महत्वपूर्ण है। कई दफ़ा आप देखते होंगे बुक्स में 6 या 7 नियम दिए होते हैं, लेकिन सीडीपी की जो परीक्षाओं में, सीडीपी के एग्ज़ाम में जो जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वंशानुक्रम के, उनमें ये 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। तो देखेंगे वंशानुक्रम का पहला नियम है समानता का नियम। समानता का नियम अर्थात अगर माता पिता से संतानों में बिल्कुल समान गुण आए हैं, जैसे गुण माता पिता में हैं वो वैसे ही संतानों में हैं, तो ये वंशानुक्रम के समानता के नियम के अंतर्गत होता है कि माता पिता से बच्चों में समान गुण हस्तांतरित होते हैं। वंशानुक्रम का दूसरा नियम है भिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार यदि माता पिता से संतानों में कुछ भिन्न गुण आते हैं, यानी कि सभी गुण एक से नहीं होते, कुछ गुण तो मिलते हैं लेकिन कुछ गुण उनसे भिन्न भी होते हैं, तो इसे कहते हैं वंशानुक्रम का भिन्नता का नियम। देखिए सबसे महत्वपूर्ण नियम प्रत्यागमन का नियम है और ये कई बार सीडीपी के एग्जाम पेपर्स में पूछा गया है। प्रत्यागमन नियम का अर्थ है कि माता पिता से संतानों में बिल्कुल भिन्न गुणों का आना। जैसे एक उदाहरण समझिए, अगर कोई व्यक्ति साधु है और उसकी संतान अगर डाकू बन जाती है, या कोई व्यक्ति डाकू है और उसकी संतान अगर साधु बन जाती है, तो ये वंशानुक्रम के प्रत्यागमन नियम के अनुसार होता है। तो याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्रत्यागमन का नियम है। मैं इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि तीनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, लेकिन चूंकि प्रत्यागमन का नियम कई बार पूछा गया है इसलिए मैं आपको इस पर विशेष जोर दे रहा हूँ। तो वंशानुक्रम के तीनों नियम, समानता का अर्थात माता पिता के समान गुण वाली संतानें, माता पिता के गुणों से कुछ भिन्न गुणों वाली संतानें, कुछ भिन्न का अर्थ है थोड़े गुण भिन्न होंगे, थोड़े गुण मिलते होंगे, और माता पिता से बिल्कुल अपोजिट गुणों की संतानें प्रत्यागमन नियम के अंतर्गत कार्य करती हैं, या उनका जो जन्म होता है वो वंशानुक्रम के प्रत्यागमन नियम के आधार पर होता है। चलिए इस अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य गर्भ में बालक के विकास का सही क्रम है। देखिएगा मानव में जो प्रजनन की क्रिया होती है, इस संबंध में हम ईवीएस में जब हम बायोलॉजी का सेक्शन करेंगे तब हम बात करेंगे। पहले हम मानव शरीर की बात करेंगे, फिर नर जनन अंगों की बात करेंगे, मादा जनन अंगों की बात करेंगे, संतान की उत्पत्ति किस तरह से होती है, उनका ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित होता है, ये सब बातें हम बायोलॉजी सेक्शन में विस्तार में करेंगे। लेकिन सीडीपी की दृष्टि से यह प्रश्न कई बार आया है, तो मैं यहाँ आपको संक्षेप में इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिएगा गर्भ में बालक के विकास का सही क्रम है, आपको 4 पोर्शन दे रखे होंगे और यही सारे जो शब्द यहाँ लिखे हैं इनको आगे पीछे करके आपसे पूछा गया होगा। तो देखिएगा मानव प्रजनन की क्रिया के दौरान क्या होता है कि आदमी के शुक्राणु
और औरत के अंडाणु आपस में मिलते हैं। तो सबसे पहली क्रिया जब गर्भ में होती है वो अंडाणु और शुक्राणुओं के मिलने से शुरू होती है। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो उनके पेयर बनते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग युग्मनज कहते हैं। तो पहला स्टेप यानी कि बालक गर्भ में अपनी विकास यात्रा शुरू करेगा, उसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आदमी के शुक्राणु और औरत के अंडाणु आपस में मिलेंगे। इनसे मिलने के बाद पेयर बनेंगे अर्थात युग्मनज, और पेयर के बाद एक क्रिया होती है, पेयर बनने से कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट की क्रिया के बाद ही मानव भ्रूण का विकास होता है और उसके बाद शिशु गर्भ में आने लगता है या शिशु के हाथ पैर या अन्य शरीर के अंग डेवलप होने लगते हैं। तो मानव के विकास में बालक के गर्भ में जिस तरह से बालक के गर्भ में बालक का विकास होता है उसका सही क्रम है अंडाणु शुक्राणु, यानी कि महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु आपस में मिलेंगे, उसके बाद युग्मनज बनेगा, पेयर बनेंगे, और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट की क्रिया के द्वारा भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण आगे चलकर शिशु का रूप ले लेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट की बात करें तो आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। स्थिर सामाजिक संरचना, देखिएगा स्थिर माना जाने के पीछे क्या वजह है कि एक बालक का जन्म जब हो गया तो आनुवांशिकता के माध्यम से उसने जो गुण अपने माता पिता से प्राप्ति किए वो एक बार प्राप्त हो गई, अब उसमें बार बार चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम वातावरण की बात करें तो वातावरण आपका हमेशा चेंज होता रहता है और आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसीलिए आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, अर्थात जो गुण माता पिता से मिले हैं वो स्थिर हैं, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो देखिए बाल विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण का गुणनफल है। देखिएगा यहाँ मैंने गुणा का एक निशान लगाया है। तो ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है। मैंने आपको कल भी समझाया था कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के गुणनफल का परिणाम क्या होता है? बाल विकास होता है। ध्यान रखिएगा योगफल आपको दिया होगा, उसमें या दिया होगा 50-50 या 50-50 योगदान होता है। तो आपको कहीं किसी भी ऑप्शन पर टिक नहीं लगाना है, आपको टिक लगाना है आनुवांशिकता और पर्यावरण का गुणनफल होता है, अर्थात बाल विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के गुणनफल का परिणाम है। और ये स्टेटमेंट किसका है? वुडवर्थ का है। चलिए अगली बात करते हैं। गाल्टन का एक स्टेटमेंट, गाल्टन को सुजनन शास्त्र का जनक कहा जाता है। सुजनन शास्त्र, ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ शब्द है जनन और यहाँ हम कह रहे हैं सुजनन। आपने देखा होगा सु अगर हमने किसी के पीछे लगा दिया प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध, इसका मतलब है मतलब अच्छी बात हो रही है, अच्छी चीज़, अच्छे सेंस में हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा सुजनन शास्त्र जो है व्यावहारिक वंशानुक्रम की एक शाखा है, या हम यूँ कहें कि आनुवांशिकी की एक शाखा है। और इस शाखा के अंतर्गत हम पीढ़ियों के विकास क्रम का अध्ययन करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के जीन में बदलाव करके अच्छी नस्लों के शिशु के जन्म कराने की कोशिश करते हैं। तो ये कहता है सुजनन शास्त्र। और सुजनन शास्त्र की व्याख्या किसने की थी? गाल्टन ने। इसलिए गाल्टन को सुजनन शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा सुजनन, ठीक है ना, जनन और उससे पहले हमने सु लगा दिया, अर्थात बालक का जन्म होने से पहले हम उसकी पीढ़ियों में जिस तरह से जीन हैं उन जीनों का अध्ययन करें और कुछ क्रियाओं द्वारा उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे बेहतर शिशु या मानव की एक बेहतर नस्ल तैयार की जा सके। तो याद रखिएगा गाल्टन को सुजनन शास्त्र का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा एक स्टेटमेंट और है, आनुवांशिकता और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल सही बात है। आनुवांशिकता अर्थात वंशानुक्रम मानव विकास के लिए एक नींव का कार्य करती है और वातावरण उस नींव के ऊपर एक अच्छी इमारत बनाने के लिए एक बिल्डिंग मटेरियल की तरह एक आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य करता है। नींव अच्छी होनी चाहिए और नींव के साथ साथ आपका ऊपर का मटेरियल अर्थात ऊपर की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो इन दोनों के माध्यम से बालक का विकास हम अच्छे तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। कभी कभी यह भी लिखा होता है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण एक दूसरे में गुथे हुए होते हैं, जटिल रूप से गुथे हुए होते हैं। तो सही बात है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा कुछ आनुवांशिक विकार की आपसे बात यहाँ होती है। आनुवांशिक विकार की अगर हम बात करें तो ऐसे रोग या मानव शरीर में ऐसी समस्याएं जो उसके जन्म से उसके साथ होती हैं उन्हें आनुवांशिक विकार कहा जाता है। इनका विधिवत अध्ययन बायोलॉजी की दृष्टि से हम बायोलॉजी के सेक्शन में करेंगे कि किस तरह से होते हैं और इस प्रकार के बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है या किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, उनके रीज़न क्या होते हैं। लेकिन यह सीडीपी की दृष्टि से हम आनुवांशिक विकार की केवल उतनी ही बात करेंगे जितना सीडीपी की परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे आनुवांशिक विकार की अगर बात करें तो आनुवांशिक विकार दो तरह के होते हैं, मेंडलीय विकार
और क्रोमोसोमी विकार। ध्यान रखिएगा, मानव गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 23 जोड़े, और जब बालक गर्भ में होता है तो माँ और बाप दोनों के गुणसूत्र उसके अंदर कॉपी हो रहे होते हैं। एक जोड़े में से आधा हिस्सा माँ का और आधा हिस्सा बाप का बच्चे के अंदर कॉपी हो रहे होते हैं। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि वो कॉपी होते समय उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कभी ना कभी आप कंप्यूटर या अपने मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, या कंप्यूटर में आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय कुछ फाइल मिस हो जाए या कोई और प्रॉब्लम आ जाए तो आपका सॉफ्टवेयर ठीक से इंस्टॉल नहीं हो पाता, ठीक से काम नहीं कर पाता। आप इस उदाहरण से समझिए कि बालक गर्भ में है और गर्भ में उसके हाथ, पैर, सिर इत्यादि का विकास हो रहा है, लेकिन साथ के साथ उसके अंदर बहुत सारे गुण कॉपी हो रहे हैं माँ बाप से, और वो गुण कॉपी हो रहे हैं गुणसूत्रों के माध्यम से। और गुणसूत्रों के अंतर्गत क्या आता है, जीन आता है। अगर कुछ जीन गड़बड़ हो जाएं, ठीक से कॉपी ना हो पाएँ, ठीक से बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र ना हो पाएँ, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर कोई ना कोई समस्या आती है, और वो समस्या किसी न किसी रोग या किसी कमी के रूप में परिलक्षित होती है, यानी कि किसी न किसी कमी के रूप में दिखाई देती है। तो इस प्रकार के रोगों को दो भागों में बांटा गया है। अगर सिंगल जीन की वजह से प्रॉब्लम है तो उसे हम कहते हैं मेंडलीय विकार, जो केवल एक जीन की कमी की वजह से होता है। और अगर हम बात करें एक से ज़्यादा जीन की कमी की वजह से होता है तो उसे कहते हैं क्रोमोसोमी विकार। एक जीन की कमी से अगर कोई रोग है तो उसमें एग्जाम्पल है हीमोफीलिया। आपने देखा होगा कुछ बच्चों का रक्त अगर चोट लग जाए तो वो आसानी से उनका खून बहना बंद नहीं होता। ध्यान रखिएगा, रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के जरूरी होता है, प्लेटलेट की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अगर किसी बच्चे को आनुवंशिक विकार है और आनुवंशिक विकार के बाद उसके रक्त में सभी चीज़ें ठीक है लेकिन फिर भी उसका रक्त ठीक से नहीं रुक रहा है तो उसे हीमोफीलिया कहते हैं। इसमें रक्त आसानी से बंद नहीं होता, और यह एक मेंडलीय विकार है। मेंडलीय विकार किसके अंतर्गत आता है, आनुवंशिक विकार के अंतर्गत आता है। और मेंडलीय विकार का मतलब है ऐसे विकार जो एक जीन के उत्परिवर्तन अर्थात किसी एक जीन के गड़बड़ी कर जाने की वजह से होता है। तो इसका एग्जाम्पल है आपका हीमोफीलिया। दूसरा एग्जाम्पल है वर्णांधता, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस। आपने देखा हो कुछ लोगों को लाल और हरा देखने में समस्या होती है, तो लाल हरा रंग उन्हें ठीक से समझ में नहीं आता है, वो बहुधा लाल को हरा या हरे को लाल समझ लेते हैं, तो इसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं या वर्णांधता कहते हैं। आप में से कई लोगों ने पुलिस की परीक्षाएं दी होंगी तो आपने देखा होगा फिजिकल टेस्ट जब होता है तो उनकी आई साइट चेक होती है, तो आई साइट के साथ साथ वो कलर ब्लाइंडनेस भी चेक करते हैं। या आपने देखा होगा कि रेलवे के एग्ज़ाम में भी अगर आप ड्राइवर इत्यादि की परीक्षा देते हैं तो आपका ये कलर विज़न भी चेक होता है, और अगर आपको इसमें समस्या है तो ये रोग कहलाता है वर्णांधता, और यह भी मेंडलीय विकार के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें कुछ और बीमारियां हैं जैसे कीटोन्यूरिया, थैलीसीमिया, ये मेंडलीय विकार के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन हम इसको वहाँ डिस्कस करेंगे अपने बायोलॉजी सेक्शन में, क्योंकि वहाँ डिस्कस करना ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि सीडीपी के लिहाज से ज़्यादातर केस में मैंने यही दो देखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ के इसका जिक्र कर दिया। बाकी दोनों या इसके अलावा और जो रोग होंगे जो मेंडलीय विकार के अंतर्गत आएंगे, इनकी बात हम बायोलॉजी सेक्शन में करेंगे। तो देखिए, आनुवंशिक विकार में दूसरे प्रकार के विकार जो होते हैं क्रोमोसोमी विकार होते हैं, जो एक से ज़्यादा जीन अगर गड़बड़ कर जाते हैं उसकी वजह से होते हैं। देखिएगा, यहाँ पे तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्रोमोसोमी विकार। पहला है डाउन सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि गुणसूत्रों के 21वें जोड़े में समस्या आ जाती है। जब बच्चे के विकास के दौरान, बच्चा जब गर्भ में है और गर्भ में उसका विकास हो रहा है, उसके दौरान जब गुणसूत्र अगर कॉपी हो रहे हैं और उनमें 21वें जोड़े में कोई समस्या आ जाती है, तब क्या होता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे को, उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को कैसे पहचानते हैं, इनका सर छोटा होता है, चेहरा बड़ा होता है, मुंह खुला रहता है, और बुद्धि का विकास भी ठीक से नहीं हो पाता। वो दूर से आपको देखने पर लग जाएंगे कि हाँ, इसका कुछ चेहरे का शेप कुछ अलग सा है। अगर आप गूगल पर डालेंगे डाउन सिंड्रोम तो आपको बहुत सारे आपको फ़ोटो दिख जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये बालक थोड़ा सा हटके है। तो समझिएगा ये बीमारी क्या है आपकी, इस रोग को कहते हैं डाउन सिंड्रोम। और ये क्यों होती है, गुणसूत्रों में 21वें जोड़ों में कोई प्रॉब्लम आ जाने की वजह से होती है। ठीक है ना। दूसरा क्रोमोसोमी विकार है टर्नर सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम है। और टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं तो देखिएगा, मानव गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, और जब शिशु गर्भ में होता है तो 23 गुणसूत्र माँ के और 23 पिता के दोनों कॉपी होते हैं। इस तरह से बालक में 46 गुणसूत्र आते हैं। आप देखेंगे 23वां जो जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा महिलाओं में XX होता है और पुरुषों में XY होता है। अब 23वां जोड़ा कॉपी होगा बालक में तो आधा हिस्सा महिला से आएगा अर्थात माँ से आएगा,
और आधा हिस्सा कैसे आएगा, बाप से आएगा। तो माँ का आधा हिस्सा तो x आएगा, चाहे ये आधा आ जाए चाहे ये आधा आ जाए, लेकिन बाप का आधा x आएगा या y आएगा। अगर बाप का आधा x आता है तो बेटी का जन्म होगा, और बाप का आधा हिस्सा y आता है तो आप देखेंगे XY मिलकर बेटे का जन्म होगा। तो ध्यान रखिएगा कि शिशु का लिंग किस पे निर्भर करता है, बाप पे निर्भर करता है। ये सवाल भी CDP की परीक्षा में 1-2 बार पूछा गया है, हालांकि इसे हम बायोलॉजी सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो बाप के ऊपर निर्भर करता है शिशु का लिंग, कि बेटा होगा या बेटी होगी। लेकिन आपने देखो कई दफ़ा किन्नर भी होते हैं। अब किन्नर कैसे होते हैं, तो आप देखेंगे अगर बच्चे के अंदर गुणसूत्र कॉपी हो रहे हैं, गुणसूत्रों की संख्या 46 न रह के 45 रह जाए, और 23वें जोड़े में केवल एक x रहेगा, क्योंकि 23वां जोड़ा या तो XX होगा या XY होगा। XX होगा तो बेटी होगी और XY होगा तो बेटा होगा। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से गुणसूत्रों के कॉपी होने के दौरान अगर 23वें जोड़े में बालक के भीतर 46 गुणसूत्र ना होकर 45 रह जाएं और 23वें जोड़े में केवल x रह जाए, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाएगी, 45, और 45 में क्या होगा, x। तो वो बेटी होगी, और बेटी होगी वो बांझ होगी, और उसे हम मादा किन्नर कहेंगे। ठीक है ना। इसे रोग को क्या कहते हैं, हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अगला देखेंगे, अगर गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह 47 हो जाए, यानी कि सबसे अंत का जोड़ा XX होगा तो बेटी, XY होगा तो बेटा। अगर वो XX और XY ना होके XXY हो जाता है, XXY हो जाता है, तो गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी, लास्ट में 47 हो जाएगी। और 47 हो जाएगी तो जो शिशु का जन्म होगा वो पुत्र होगा देखने में, और उसके वृषण तो होंगे, उसके टेस्टिकल्स तो होंगे, लेकिन उनमें शुक्राणु नहीं बनेंगे, और शुक्राणु नहीं बनेंगे तो ऐसा बालक नर किन्नर कहलाएगा। ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ पे आनुवंशिक विकार में आपके मैनली विकार जो सिंगल जीन की वजह से होते हैं, जहाँ हीमोफीलिया, रक्त का न रुकना आसानी से, वर्णान्धता, लाल हरे को ठीक से ना देख पाना, क्रोमोसोमी विकार, एक से ज़्यादा जीन की वजह से समस्या उत्पन्न होती है, जहाँ पे 3 देखे डाउन सिंड्रोम, जहाँ 21वें जोड़े में कमी आ जाने की वजह से बालक का सर छोटा और मुंह खुला रहता है और बुद्धि का विकास ठीक से नहीं हो पाता। टर्नर सिंड्रोम, 46 गुणसूत्र की जगह 45 रह जाती है, 23वें जोड़े में केवल x रहता है, तो बेटी होती है और वो बांझ होती है, उसे मादा किन्नर कहते हैं। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो 46 की जगह 47 गुणसूत्र होते हैं और 23वें जोड़े में XXY हो जाते हैं, देखने में वो बेटा होता है। वृषण होते हैं उसके, और वृषण में शुक्राणु नहीं बनते और वो नर किन्नर कहलाता है। ठीक है ना। तो अब ये अध्याय आपका समाप्त होता है, जिसमें हमने पर्यावरण को समझा, आनुवंशिकता को समझा, इनका क्या प्रभाव होता है। कई हमने मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों की बात करी, कई मनोवैज्ञानिकों ने जुड़वा बच्चों पर या अमेरिकी और यहूदियों पर उन्होंने या जापानियों पर उन्होंने अपना अध्ययन करके रिपोर्ट दी, उसके बारे में हमने बात की। मैं आशा करता हूँ आपको पूरा अध्याय समझ में आया होगा। अगर आपको इस अध्याय के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करें। जिन लोगों ने पहले मैसेज कर दिया है वो बार बार अपना नाम ना लिखें, वो केवल लिख दें कि चैप्टर 4 या चैप्टर 5 नोट्स, CDP चैप्टर 5 नोट्स। और चूंकि उनका नाम पहले सेव हो चुका है तो बार बार नाम भेजने की आवश्यकता नहीं है। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप अवश्य लिखें, मैं उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट ज़रूर करें, आप जब भी वीडियो देखें आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे उत्साह मिलता है और मैं और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, अभी हमने चौथा चैप्टर समाप्त किया है। अब इस वीक में ही मैं साथ के साथ EVS के चैप्टर भी इसमें लोड करना शुरू करूँगा, अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। और जल्दी ही मैं सामान्य अध्ययन में या तो विज्ञान की कक्षाएं शुरू कर दूंगा या संविधान इत्यादि कक्षाएं भी शुरू कर दूंगा। तो जो बालक जो CTET के अतिरिक्त और भी तैयारियां कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ मैं कोई ना कोई विषय अतिरिक्त से मैं तैयार करना शुरू करूँगा। और इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर किसी अध्ययन ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को वहाँ शेयर कर दें, जिससे कि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और मुझे भी लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आने पर मुझे प्रेरणा मिल सके। थैंक यू।